क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो बहुत मिलनसार हो, जहाँ जाता है माहौल बना देता है, लेकिन कुछ टाइम से वो ऐसा नहीं रहा। अब वो जहाँ भी जाता है बहुत उदासी की बातें करता है। ये भी हो सकता है कि वो कहीं चाह कर भी जा ही ना पा रहा हो। हमेशा उदास, बाहर से भी उदास दिखना और अंदर से भी उदास। होपलेसनेस, एक निराशा की भावना। बहुत ज्यादा खाना खाना या ना खाना, बहुत ज्यादा सोना, सोते ही रहना या बिल्कुल ना सो पाना, स्लीप डिस्टरबेंसेस, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, ये मन के भीतर की वो स्थिति है जो एक मेडिकल कंडीशन है। आप ये ना समझें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जो इस तरह के सिम्टम्स दर्शा रहा है या शो कर रहा है, तो आप समझने की कोशिश करें। उसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये स्थिति क्योरेबल है। इसका इलाज हो सकता है काउंसलिंग से, मेडिकेशन से, फैमिली सपोर्ट से और पर्सनल एफर्ट, सेल्फ केयर से। डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अलग अलग तरह के टाइप्स के अलग अलग लक्षण भी होते हैं और कुछ लक्षण कॉमन होते हैं। इनके जो रीज़न होते हैं डिप्रेशन के सभी प्रकारों के, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ कॉमन रीज़न भी हो सकते हैं। इनके बारे में हम अपनी इस पूरी सीरीज में अलग अलग टाइप के साथ इसको पूरे विस्तार से समझेंगे और बताएंगे भी कि हर तरह के डिप्रेशन का इलाज कैसे संभव है। हमसे जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट सुमन भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डिप्रेशन क्या होता है और आज हम डिस्कस करेंगे उसके अलग अलग टाइप। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें लगातार उदासी बनी रहती है। अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी पर्सन को अपने आसपास उदास देखें या खुद में भी ये लक्षण महसूस करें, तो समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन के लक्षण हैं और तुरंत साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिले। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल डिप्रेशन, दोनों एक ही हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक उदासी बनी रहती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है और जिंदगी में चल रहे कुछ उतार चढ़ाव की वजह से भी हो सकती है। वजह चाहे जो भी हो, उदासी अगर लंबी बनी रहे तो सबसे पहला लक्षण है डिप्रेशन का। उस उदासी में अगर हमारा खाना पीना सोना प्रभावित हो जाए तो ये दूसरा लक्षण है। इसमें वेरिएशन है, या तो पर्सन ज्यादा खा सकता है और सिर्फ सोता ही रहता है और फिर वेट गेन हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम जो पहले थी उदासी वाली, उसके साथ वेट गेन से संबंधित और बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं और पर्सन साथ ही साथ एंक्सियस होना भी शुरू हो जाता है। जब वो खुद को देखता है तो उसे ये लगता है कि मैंने अपनी क्या हालत कर ली है। मन के साथ साथ अब शरीर भी थकने लगा है, टूटने लगा है और उसे यहाँ भी अब होपलेसनेस, निराशा नजर आने लगी है। इस तरह के लक्षणों से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सीवियर है। हम हमेशा डिग्री देखते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। जब यहाँ तक कोई पहुंच जाता है तो वो सीवियर डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है और एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। अब फिजियोलॉजिकली भी वो पर्सन सफ़र करने लग गया अपने डिप्रेशन से, तो ऐसा व्यक्ति बाहर निकलना बंद कर देता है और समाज से कट जाता है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा था या जॉब कर रहा था तो उसे भी छोड़ देता है, तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अगर आपके नियर एंड डियर या आप स्वयं इस समस्या से जूझ रहे हैं
तो इससे बाहर आने का रास्ता है काउंसलिंग, मेडिकेशन, फैमिली सपोर्ट। साइकाइट्री में आप इनके एक्सपर्ट से ज़रूर मिले, ये स्थिति क्योरेबल है। आपने ऐसे कुछ लोग ज़रूर देखे होंगे जो हमेशा उदास रहते हैं, और चाहे खुशी का माहौल हो, कितना अच्छा आपने उनको जोक सुनाया हो, चुटकुला सुनाया हो, उनके चेहरे पर उदासी ही दिखती है। और हम भी एक इमेज बना लेते हैं कि इनसे क्या उम्मीद करें, ये तो ऐसे ही है, इनकी शक्ल ही ऐसी है। ऐसे लोग हो सकता है पीडीडी, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हों। ये डिप्रेशन का वो टाइप है जिसमें 2 साल से ज़्यादा अगर हम किसी पर्सन को उदास देखते हैं तो एक लक्षण हम मानकर चल सकते हैं कि इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। वो पर्सन अपनी लाइफ वैसे सही चला रहा होता है, पर बीच बीच में उदास रहता है, और हर बार उन चीज़ों की, उन स्थितियों की, उन घटनाओं की बात करता है जो उसकी उदासी को थोड़ा और बढ़ाए। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका हैप्पी हार्मोन या हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर या डोपामिन दुख की स्थिति में ही रिलीज होता है। अगर वो थोड़ा हंस ले तो उन्हें डर लगने लग जाता है कि आज मैं हंस लिया तो मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। ये सेंटेंस आपने बहुत बार बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे अपने आसपास। ये डिप्रेशन के उस टाइप का एक बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन है कि वो इस तरह से बात करते हैं कि मेरी किस्मत में तो खुश होना लिखा ही नहीं है। इसका मतलब अंदर से वो बहुत उदास हैं। वो किसी स्थिति में जरा सी देर के लिए हंसते हैं और फिर आप देखोगे फिर से उनके एक्सप्रेशन दुख वाले ही हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, उन्हें महसूस भी हो रहा है कि सब सही है, पर वो खुश नहीं है, तो वो सैड सॉन्ग चलाते हैं, घंटों रोते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है अब सब ठीक है। ये लक्षण है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। इसका भी इलाज संभव है। उस पर्सन की हम हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, और अगर ज़रूरत है तो मेडिकेशन। ज़्यादातर केसेस में मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फंक्शनल लाइफ ठीक ठाक मैनेज हो जाती है। डिप्रेशन के इस टाइप को भी समझिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो आपके अपने भीतर की मनस्थिति को भी समझ सके। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनका मूड चेंज हो जाता है। कभी तो वो बहुत खुश होते हैं और कभी वो बहुत उदास होते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये होती है कि ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादातर बिना कारण के होती हैं। बिना कारण वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो हम कहते हैं भाई क्या खास बात है, क्यों खुश हुए जा रहे हो, कोई वजह है? तो उन्हें लगता है नहीं, ज़िंदगी खुश होने के लिए ही है। वो इतनी ज़्यादा आशावादी बातें करते हैं जहाँ आपको लगता है कि ये रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल चल रहा है इसके दिमाग में। और कई बार लोग ये भी कह देते पागल हो गया क्या, बेवजह हंसे जा रहा है। ये डिप्रेशन का एक टाइप है, बाइपोलर डिप्रेशन, जिसमें दो तरह से व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कभी बहुत ज्यादा खुशी और सडनली बहुत ज्यादा दुखी दिखना शुरू हो जाता है। आमतौर पर इसके एपिसोड्स होते हैं। जब भी आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखें तो थोड़ा सा फोकस जरूर लगा दें ताकि आप उसकी हेल्प कर पाए। उसके एपिसोड्स को देखें कि वो कितने दिन बिना कारण के खुश होता है, और फिर जो सडन मूड चेंज होता है, कितने दिन फिर उसका वो दुख वाला, डिप्रेशन वाला चलता है। जो ज्यादा खुशी वाला होता है उसको हम मैनिया बोलते हैं, और ज्यादा दुख वाला होता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसको मैनिया डिप्रेशन भी बोला जाता है, और यही होता है बाइपोलर डिप्रेशन, जिसके दो पोल, जो दो तरह से अभिव्यक्त होता है। पर इसके हमेशा ही एपिसोड होते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर टाइम में इनका कोई खास वजह नहीं होती दुखी या खुश होने की। तो आपको पहचान इन दो सिम्टम्स के बेसिस पर करनी है जो आसानी से हो सकती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में है या आप स्वयं हैं या कोई जान पहचान में है तो आप उसकी तुरंत हेल्प करें, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। और
जैसे हम सबको पता है कि आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह की गंभीर मानसिक समस्याओं में भी आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अर्ली डायग्नोसिस हमेशा हेल्प करता है, और डिप्रेशन वैसे भी क्योरेबल मेडिकल कंडीशन है। उन लोगों की ज़रूर हेल्प करें। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लें, तुरंत साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से उनको मिलवाएं, और ताकि वो आगे की पूरी समस्या को समझ सकें और समाधान कर सकें। सर्दी का मौसम, गिरती हुई बर्फ, ढलता हुआ सूरज, ये मन में एक उदासी ला सकते हैं और शरीर में सुस्ती भी। ये इस तरह की फीलिंग है जो हम अक्सर महसूस करते हैं जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं, और उसी टाइम कुछ लोगों को शुरू हो जाता है सीजनल डिप्रेशन, एसएडी, सीजनल डिप्रेशन। और इसके अंदर इंसान अपने आप को बहुत उदास महसूस करता है। उसे ऐसा भी लगता है कि मेरे आसपास सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ तो ठीक है, पर मैं खुश चाहकर भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये वो मनस्थिति है जो वो खुद महसूस करता है, लेकिन कई बार बाकी लोगों को, परिवार को, आसपास के लोगों को बता नहीं पाता। और लोग कहते नहीं नहीं, ये दिन ही ऐसे चल रहे हैं। हमें ये कॉमन डायलॉग सुनने को मिलता है कि अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और ये दिन ऐसे हैं, सर्दी के हैं, ठंड के हैं, चाय पियो, कॉफी पियो, रजाई में बैठ जाओ, हाथ सेक लो। तो हम इस तरह से उस स्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये सही अप्रोच भी है। और हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं, इसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। और सीजनल डिप्रेशन का इलाज नेचुरल तरीके से अगर करना है तो फोटोथेरेपी एक टेक्निक है। धूप में बैठना या लाइट में बैठना, क्योंकि जब सर्दियों में सूरज नहीं निकलता और हमें धूप नहीं दिखती और चारों तरफ अंधेरा दिखता है, फोग दिखता है, तो ये उदासी बढ़ जाती है। तो ऐसे में इंसान अगर बाहर निकलता है और लाइट देखता है तो उसे अच्छा लगता है, और इस डिप्रेशन को कम करने में उसे हेल्प मिलती है। अगर आपने ऐसा नोटिस किया हो कि आपके आसपास कोई व्यक्ति, आपका परिवार का कोई सदस्य या आप स्वयं इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, या ऐसा कभी हुआ है, तो ये सीजनल डिप्रेशन है। इसे इग्नोर ना करें, और सेल्फ एफर्ट से ही आप इसे बाहर आ सकते हैं। और इस साइकिल को, सीजनल जो साइकिल बन गया है, इसको तोड़ने के लिए आप पहले से ही एक स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे ही मौसम चेंज हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसमें दूसरा जो वजह होती है वो सर्कैडियन रिदम होती है, स्लीप वेक साइकिल। गर्मियों में हम जल्दी उठ जाते हैं सो के, देर से सोए हों तो भी, लेकिन सर्दियों में हमें आलस आता है और हम सोचते हैं थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और सही, क्योंकि बाहर हमें थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखाई देता रहता है। तो आपको ये सर्कैडियन रिदम पर काम करना है, अपना स्लीप वेक साइकिल को पहले से ही चेंज कर लीजिए जैसे ही वेदर चेंज होने वाला हो। कुछ लोगों को ये ऑटम सीजन में होता है, और कुछ लोगों को अपने अपने हिसाब से अलग अलग सीजन में हो सकता है, बट ज़्यादातर ये जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तभी होता है। तो आप पहले से अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार रखें कि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने स्लीप साइकिल पे काम करना है, जो अभी तक चला रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज डालना है, ताकि मैं इस लूप में हर साल की तरह अब की बार ना जाऊं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस लूप में एंटर ना करना ही इसका इलाज है। तो ये वाला डिप्रेशन को अगर आप नोटिस कर चुके हैं या फेस कर चुके हैं, तो आप स्वयं की हेल्प करें। ना कर पाए तो साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से कांटेक्ट करें। बेबी ब्लूज, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, आजकल ये बहुत कॉमन भी है। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद एक डिप्रेशन होता है औरतों में, पहली डिलीवरी के बाद, क्योंकि एक लड़की की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। उसके अंदर एक हार्मोनल चेंज होता है, और बाहर उसका लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ऐसे में उसमें डिप्रेशन के कुछ गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार तो एक माँ जन्म देने के बाद अपने नवजात शिशु, अपने बच्चे को भी
नहीं संभाल पाती है, क्योंकि वो खुद इतनी ज़्यादा निराशा में होती है, अपने मन को लेकर, अपने शरीर को लेकर, शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर, वेट गेन को लेकर, और उसका असर उसके प्रोफेशन पे भी पड़ता है, उसके पर्सनल रिश्तों पे भी पड़ता है, और उसकी भावनाएं जो अटैचमेंट स्टाइल की जो हम बात करते हैं, अपने बच्चे पर जो जानी चाहिए उस तरह की नहीं जा पाती, और परिवार के अन्य सदस्यों से भी उसका तालमेल बिगड़ सकता है। और ये स्थिति ज़्यादातर सीवियर ही होती है। बहुत सारी केसेस में ऐसा देखा गया है कि या तो बहुत माइल्ड है और या बहुत सीवियर है, मॉडरेट लेवल पे कम ही ऐसा देखा गया है। ये मैं कोई रिसर्च की बात नहीं कर रही, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन और अन्य डेटा के आधार पर हम बता रहे हैं। अगर आप इसमें रिसर्च भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में सीवियर सिम्टम्स ही होते हैं। ऐसे लक्षण अगर आप देखें कि आपके घर में फीमेल हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट से ज़रूर मिलाएं, ताकि वो अपनी मनस्थिति को समझे और ये भी समझें कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है और मेडिकल हेल्प से इससे आराम से बाहर आया जा सकता है। इसमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो लाइफस्टाइल में ही करना है, क्योंकि शादी से पहले लड़की का एक लाइफस्टाइल होता है, शादी के बाद दूसरा होता है, चेंज हो जाता है, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां। ऐसे ही पहले बच्चे के बाद फिर एक ड्रास्टिक चेंज आता है। तो ये जो चेंज चले जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते करते कहीं ना कहीं वो लड़की, वो महिला हार जाती है, तब वो डिप्रेशन की शिकार होती है। तो यहाँ पर उनकी बहुत आसानी से हेल्प की जा सकती है। परिवार अगर स्थिति को समझ ले तो उन्हें सपोर्ट करें और उनका ये लाइफस्टाइल फिर से मेंटेन करने में उनकी हेल्प करें। बच्चे के साथ किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करना है, अपनी लाइफ के सभी मेजर डोमेन में री एंटर करना है, इसमें एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया जाता है कि आपकी लाइफ सिर्फ बदली है, खत्म नहीं हुई। क्योंकि कुछ औरतों को ऐसे लगने लग जाता है कि वो वैसी रही ही नहीं जैसे वो पहले थी, तो उनको अपनी लाइफ में वापसी भी करनी होती है, और ये हो सकती है, बिल्कुल संभव है। आप उनकी हेल्प करें, नहीं कर पाए तो एक्सपर्ट से कनेक्ट करें। साइकोथेरेपी सबसे बढ़िया इसका इलाज है और सबसे आसान है, एक टॉक थेरेपी होती है, और डिस्कशन के जरिए ही इस गंभीर स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। आपने देखा होगा कि कोई न्यूज़ सुनने के बाद, एक अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद एक पर्सन मुस्कुराता है और फिर शांत हो जाता है। तो आप सोचेंगे कि इतनी अच्छी बात थी, इसको लंबे टाइम तक खुश दिखाई देना चाहिए था, पर ये नहीं दे रहा है। और ऐसा उसके रूटीन में आप देखते हैं कि ये ऐसे ही करता है। ये लक्षण है एटिपिकल डिप्रेशन के। इसके साथ फंक्शनल लाइफ चलती रहती है, बाकी लोगों को लगता रहता है कि ये ठीक है। इसी को हम हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी कह सकते हैं, कि वो पर्सन पूरी तरह से फंक्शनल है, तभी हम ये महसूस नहीं कर पा रहे कि अंदर से वो उदास और डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे टाइप के डिप्रेशन, ए टिपिकल डिप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है वो बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ता है। कुछ व्यक्तियों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि मैं बहुत उदास हूँ, पर मुझे भूख बहुत लगती है, नींद बहुत आती है और मैं सोता ही रहता हूँ। और ऐसा करते करते शरीर इतना ज़्यादा भारी लगने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं लीडन पैरालिसिस। और ये एटिपिकल डिप्रेशन का एक लक्षण है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें पैरालिसिस हो गया है, कि हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा भार है कि वो अपना मोटर कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं। और वो होता है ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, ओवर स्ट्रेस की वजह से, और क्योंकि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं इस वजह से। ये डिप्रेशन का वो टाइप है जो बहुत बार अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि ये कई बार तो कोमोर्बिड मेडिकल कंडीशंस में होता है। जैसे ऑर्थोपेडिक इलनेसेस में एक पेशेंट बैठा है, वो चल नहीं पा रहा है, घुटनों में दर्द है, या एल्बो है, या सर्वाइकल है, या इस तरह की और भी मेडिकल कंडीशंस जो ऑर्थो रिलेटेड है, तो उसे लगने लग जाता है कि ये इस वजह से उठ नहीं पा रहा है, और उससे संबंधित बहुत सारी चिंता उसके मन में चलती रहती हैं, जिसके चलते इमोशनल ईटिंग बढ़ जाती है और वेट गेन हो जाता है।
और इस कंडीशन की वजह से बाकी शरीर के हिस्से भी उसे ऐसे ही लगने लग जाते हैं। तो यहाँ मानसिक और शारीरिक दो तरह की समस्याएं उसके साथ हो चुकी हैं। ये एटिपिकल डिप्रेशन है, जो आमतौर पर लोग इसको ऐसे देखेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल स्थिति को वो नहीं जान पाते। पर डॉक्टर समझते हैं और वो एंटी डिप्रेसेंट उनको देना भी शुरू कर देते हैं मेडिकेशन, जिससे कई पेशेंट जो है वो रिकवर भी हो जाते हैं। बट कुछ पेशेंट जो इग्नोर हो जाते हैं वो इससे रिकवर नहीं हो पाते। ऐसे में आप लोग अगर अपने आसपास ऐसे पेशेंट देखें तो इस स्थिति को भी ज़रूर डिफ्रेंशिएट करें कि अगर कोई क्रॉनिक ऐसी इलनेस है जिसकी वजह से वो पर्सन बहुत उदास महसूस करता है, और ये जो लक्षण अभी आपको बताए इनमें से कोई भी एक लक्षण आप देखते हैं कि उसके अंदर दिखाई दे रहा है मोर देन 2 वीक्स, तो आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से उसको मिला सकते हैं और इसकी इस गंभीर स्थिति का इलाज करा सकते हैं, इससे बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी साइकोलॉजिकल इलनेसेस किस तरह से डेवलप होती हैं, और अगर हो गई तो किस तरह से हम उनसे बाहर आ सकते हैं। सिचुएशनल डिप्रेशन, लोगों को सिचुएशनल डिप्रेशन भी होता है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम उदास होते हैं, और अगर हम खुद पर ध्यान ना दें या इस साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझ ना पाए तो फिर लंबे टाइम तक एक आदत भी बन जाती है इस स्थिति में बने रहने की। इसको सिचुएशनल डिप्रेशन कहते हैं, जैसे रिश्तों का टूटना, डिवोर्स जैसी सिचुएशन, या किसी नियर एंड डियर वन की डेथ है, उसे पीटीएसडी भी हो सकता है और एक डिप्रेशन भी हो सकता है जिसको सिचुएशनल कहा जा सकता है कि लाइफ में बाकी सब बिल्कुल ठीक है लेकिन ये घटना हुई थी और उसके बाद ये उदास रहने शुरू हो गए। बहुत सारे केसेस में बड़े सिग्निफिकेंट रीजंस रहते हैं इनके, और बहुत सारे केसेस में पर्सन एक रीजन के पीछे एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि मैक्सिमम इस स्थिति में इतने टाइम तक एक इंसान रह सकता है, उसके बाद वो अपनी लाइफ में कम बैक कर लेता है। पर अगर कोई इंसान 3 महीने से ज़्यादा टाइम लेता है और अपनी लाइफ में कम बैक नहीं कर पाता तो वो सिचुएशनल डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसको बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि हम सब ये देख पाते हैं कि इस घटना के बाद इस व्यक्ति के व्यवहार में ये चेंजेस आए हैं और वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा, वो पहले जैसा नहीं हो पा रहा जैसे वो पहले था। लेकिन कुछ लोग ऐसा वेट भी करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, समय आने के साथ साथ ये चीज़ें हील हो जाएंगी या ये रिकवर कर जाएंगे, या ऐसा तो सबके साथ होता है। पर आप याद रखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। हर इंसान का अलग व्यक्तित्व होता है, उसका डीलिंग करने का तरीका अलग होता है। आप जिस पर्सन की बात कर रहे हैं या जिसको देख रहे हैं उसका उसके बारे में आप ये ज़रूर समझें कि उसको रिकवरी में ये टाइम किन वजहों से लग रहा है। अगर आप कहीं पर भी ये पाते हैं कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है, अर्थात ये टाइम उस समय से ज़्यादा है जो नॉर्मली कोई व्यक्ति रिकवर कर जाता है पर ये नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से उनको मिलाएं और इस स्थिति से बाहर आने में उनकी मदद करें। नहीं तो ये मेजर और क्लिनिकल डिप्रेशन में भी चेंज हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, कुछ लड़कियों को आपने देखा होगा कि बड़ी चुलबुली सी रहती थी, पर जैसे ही प्यूबर्टी 9 से लेकर 14 साल की एज के दौरान सडनली उनके मूड में एक चेंज आ गया। अब उन्होंने उदास रहना शुरू कर दिया, या फिर कभी उदास और कभी थोड़ा सा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं रह पाते हैं ऐसी स्थिति में। इस तरह के लक्षण जब आप देखें तो आप समझ लें कि ये प्यूबर्टी के टाइम जो हार्मोनल चेंजेस हैं और उनकी वजह से जो व्यवहार में परिवर्तन है ये वो है, और ये एक मेडिकल कंडीशन है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स उदासी लाते हैं, व्यवहार में एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाते हैं। समझ नहीं आता परिवार को भी कि इस लड़की का व्यवहार अभी ऐसा था और पता नहीं शायद हमने ही कुछ गलत कह दिया या कर दिया जिस वजह से ये ऐसा हो गया। लंबे समय तक तो परिवार इसी सेल्फ डाउट में रहता है कि शायद हमने ही कुछ गड़बड़ की है।
पर जब वो समझते हैं कि नहीं, हम तो सब कुछ इनके ही हिसाब से कर रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, बच्चा भी ये महसूस करता है, वो लड़की भी कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे समझ रहा है, पर मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ। यहाँ ये पॉइंट आप खास ध्यान दें कि वो लड़की खुद को ही नहीं समझ पाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा गहरा होता है कि कई बार उसको हेलुसिनेशंस भी हो जाते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, या डिपेंड करता है किस तरह के उनकी पर्सनालिटी एंड अदर फैक्टर्स पे। पर ये टेम्परेरी होते हैं जो हेलुसिनेशंस हैं, इसको साइकोटिक डिप्रेशन भी बोला जा सकता है। पर ये हम डायग्नोसिस ऐसे नहीं बनाएंगे, उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं डीएसएम के अकॉर्डिंग। लेकिन मोटे तौर पर इतना जरूर समझा जा सकता है कि प्यूबर्टी में अगर किसी लड़की के साथ ये सब हो रहा हो तो उसे सिर्फ सामान्य व्यवहार ना समझकर एक मेडिकल कंडीशन समझें, इससे बाहर निकलने में उसकी हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पर उसके मन के भीतर की स्थिति चेंज हो रही है, उसके शरीर के भीतर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वहाँ भी स्थिति चेंज हो रही है, और एनवायरनमेंट में जो बिहेवियर से चेंजेस आ रहे हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, और यहीं से उसकी डायरेक्शन भी सेट हो रही है कि समाज में उसकी इमेज कैसे बननी है, जिसका डर उसे हमेशा रहता है। पर परिवार का की ये ड्यूटी है कि वो समझें अपने बच्ची, अपनी लड़की की इस मनस्थिति को, और एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करें जो उनकी इससे बाहर निकलने में मदद करे। साइकोथेरेपी इसमें बेटर हेल्प कर सकती है, जहां टॉक थेरेपी के जरिए हम उनके सभी कॉन्फ्लिक्ट्स पर बात करके उसे बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से हो सकता है, बस सही एक्सपर्ट से मिलने तक की देर है। अगर आसपास आप किसी को ऐसा देख रहे हैं तो उनकी हेल्प करें। आजकल बहुत सुनने में मिल रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने वाले बच्चे या यूपीएससी एस्पिरेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, और ये सिर्फ आजकल ही नहीं, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है। उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को इतना हाई कर दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है इंस्टीट्यूट की साइड से और पेरेंट्स की साइड से भी। और ये कोई ब्लेम नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड भी है। आप अक्सर ये चीजें सुन रहे हैं कि बच्चे के ऊपर पेरेंटल प्रेशर था, और अक्सर ये भी आप सुन चुके होंगे कि इंस्टीट्यूट का भी एक प्रेशर था कि अगर आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए तो फिर लाइफ खत्म है। और ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस बच्चे के अंदर एक ऐसा अवसाद, एक ऐसा डिप्रेशन पैदा करती है जहां उसको सब कुछ शून्य लगने लग जाता है, और उसके मन में सिर्फ एक ही बात घर कर जाती है कि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है। और जहां उनको ये डाउट होता है कि वो नहीं कर पाएंगे, या फिर वो एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो फेलियर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और फिर पीछे रह जाता है ब्लेम गेम, जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स का एक साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, और साथ ही साथ काउंसलिंग, और इस कंपटीशन को कैसे समझना है, कैसे इसके साथ डील करना है, और कैसे इसको लाइफ का गोल बनाना है, ना कि लाइफ इसी को लाइफ समझ लेना है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है। ये उनको समझने की बहुत ज़रूरत है।